हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10वां क्लास का 10वां चैप्टर देखेंगे गणित में, जिसका नाम है ब्रीथ। ब्रीथ हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीथ के बारे में जानेंगे, सर्कल जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, परिचय। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें देखेंगे इसका परिचय। पहले इसका थ्योरी देखते हैं, तब इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैथ हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीथ। यहाँ पर देखिए ब्रीथ तथा उनके भागों का परिचय। हम पहले ब्रीथ से परिचय हो जाते हैं। इनके प्रमुख 11 टॉपिक हम दिए हैं आप लोगों को, इसके बारे में बताएंगे। ब्रीथ तथा उसके भागों के परिचय। ब्रीथ तथा उसके भागों की परिचय। ब्रीथ का परिचय पहला नंबर में है, ब्रीथ का परिचय। दूसरा नंबर में है ब्रीथ की परिधि। फिर तीसरा नंबर में ब्रीथ का केंद्र। चौथा नंबर में है ब्रीथ की त्रिज्या। पांचवा नंबर में है ब्रीथ का व्यास। छठा नंबर में है ब्रीथ की चाप। और सातवां नंबर में ब्रीथ की जीवा, जिसको चाप कर्ण भी कहा जाता है। आठवां नंबर में वृत्ताकार क्षेत्र देखेंगे। और 9वां नंबर में अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। और 10वां नंबर में वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 11वां नंबर टॉपिक जानेंगे, त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रीथ की परिभाषा या ब्रीथ का परिभाषा। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रीथ होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे ब्रीथ क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रीथ क्या होता है। यहाँ पर हमारे सामने है ब्रीथ की परिभाषा जानेंगे कि ब्रीथ किसे कहते हैं, इसके बारे में परिचित हो जाते हैं। तो ब्रीथ देखते हैं क्या होता है। जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर निश्चित दूरी बनाकर घूमती है और घूमने से उस बिंदु जो आकृति बनाती है उसे ब्रीथ कहते हैं। जैसा कि आप लोगों इस चित्र में देख सकते हैं ब्रीथ। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति एक केंद्र है और इस चारों ओर से जो सर्किल से घिरा हुआ भाग है इसको ब्रीथ कहेंगे हम। यहाँ पर इसको हम ब्रीथ कहेंगे। ब्रीथ का फार्मूला, ब्रीथ का यहाँ पर देखिए, यहाँ सैंपल हम दिखाए हैं फिगर में। यह हमारा केंद्र है, यहाँ से हम चारों तरफ से चाप खींचेंगे तो एक प्रकार का गोल आकृति होगा, जिसे हम ब्रीथ के नाम से जानते हैं। इसको हम ब्रीथ कहते हैं। अब ब्रीथ की परिधि देखते हैं, ब्रीथ की परिधि क्या कहलाता है। दूसरा नंबर में है ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ की चारों ओर की लंबाई को ही ब्रीथ की परिधि कहते हैं। यानी कि ब्रीथ है, इसके चारों ओर की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीथ की परिधि। जैसे कि यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर एरो का साइन है, यहाँ पर एरो का साइन लगाए हैं। इस तरह से यह क्या है, ब्रीथ की परिधि है। चारों तरफ से जो घूमने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ब्रीथ की परिधि कहलाएगा। यहाँ तक ले क्लियर। अब हम देखेंगे ब्रीथ का केंद्र। ब्रीथ का केंद्र क्या होता है। ब्रीथ की केंद्र, ब्रीथ का वह मध्य बीच, मध्य का मतलब होता है बीच। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रीथ की केंद्र, ब्रीथ का केंद्र क्या होता है। तो ब्रीथ का वह मध्य का बिंदु जहाँ से परिधि समान दूरी पर रहता है उसे ब्रीथ को केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ब्रीथ है, यहाँ पर बीच में केंद्र है और यहाँ से समान दूरी है, यहाँ से 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 सबका दूरी परिधि का समान है, तो इसी को हम ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हम इसको ओ से सूचित किए हैं। ब्रीथ को केंद्र को हम यहाँ पर ओ से सूचित किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रीथ का केंद्र है, जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाए हैं ब्रीथ का केंद्र। यहाँ पर देखिएगा, ब्रीथ का वह मध्य का बिंदु, मध्य का मतलब बीच का बिंदु, मध्य का बिंदु जहाँ से परिधि समान दूरी पर है। यहाँ से परिधि क्या है, समान दूरी पर। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर चारों दिशाओं में देखेंगे यहाँ से तो समान दूरी है, तो उसे ब्रीथ का हम केंद्र कहते हैं। जो ब्रीथों को बीच एकदम होता है, इसे हम ब्रीथ का केंद्र कहते हैं।
अब देखते हैं तीसरा नंबर टॉपिक में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर के बाद हम चौथा में देखेंगे। चौथा नंबर टॉपिक क्या है। चौथा नंबर में है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इसको जाने हम। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, केंद्र यहाँ है ओ, और पी मेरा क्या है, परिधि के किनारा है। तो पी और ओ वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, इसको हम ओ माने। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर परिधि है पी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्या, जिसे हम आर से सूचित कर देंगे। ये दूरी क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ तक ले क्लियर। यहाँ पर देखेंगे ओ से पी की बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, जिसे हम आर से सूचित किया जाता है। आर वृत्त की त्रिज्या है। आर जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मेरा यह बनता है कि एक वृत्त में हम कितने त्रिज्या हम खींच सकते हैं। एक वृत्त में हम कितने त्रिज्या हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक वृत्त में हम अनेक त्रिज्या खींच सकते हैं। आंसर में क्या बोलेंगे हम, अनेक त्रिज्या, यानी अनंत अनंत त्रिज्या खींचे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अनेक त्रिज्या हम खींच सकते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, माना यहाँ पर यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा। तो एक व्यास में कितना, 2 त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक एक और त्रिज्या 3 हो जाएगा, 3 गो त्रिज्या, 4 गो त्रिज्या, 5 गो, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से अनेक त्रिज्याएँ हम त्रिज्या खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनेक त्रिज्या हम खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है, सीरियल नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इत्यादि अनेक क्या है, वृत्त पर त्रिज्याएँ हैं। तो नोट में यहाँ पर कह सकते हैं इस वृत्त में हमें अनेक त्रिज्याएँ देखने को मिल रही है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि, इनमें अनेक प्रकार की त्रिज्या है। एक वृत्त पर अनेक प्रकार की त्रिज्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक में क्या है, पांचवा टॉपिक में है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है उसे वृत्त की व्यास कहते हैं। इसे वृत्त का हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर केंद्र से, यानी कि यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक। तो यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर बिंदु, इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है केंद्र से, यानी कि केंद्र से गुजरने वाली, यहाँ पर मेरा क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है मेरा, और यहाँ पर केंद्र है। तो यहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से होकर के गुजर रहा है, ठीक ना। यह मेरा केंद्र ओ है, और यहाँ पर मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या नाम लिखे हैं, ए रखे हैं, यहाँ पर बी रखे हैं। तो इसका नाम हम ए रख सकते हैं, और इसका नाम हम बी रख सकते हैं। तो ए परिधि है, बी परिधि है, 2 बिंदु का परिधि है। यहाँ पर एक परिधि के ए बिंदु है परिधि का, यहाँ पर बिंदु बी परिधि है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। ए से बी की दूरी वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो वही है, यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। दोनों तरफ स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और केंद्र से हो करके जा रहा है, केंद्र से होकर के जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, व्यास बोलेंगे। ए और बी मेरा क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए से बी की दूरी वृत्त का व्यास है। नोट में यहाँ पर हम बोल सकते हैं व्यास को डी से सूचित किया जाता है, यानी कि इसको हम डी से सूचित करते हैं। व्यास जो वृत्त का होता है ना, इसे हम डी से सूचित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो एक व्यास में 2 त्रिज्या हैं।
यहाँ पर देखिए दो त्रिज्या हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर के दिखाई दे रहा है ना, ए से लेकर के ओ तक एक त्रिज्या और ओ से लेकर के बी तक एक त्रिज्या, यानी कि रेड वाला एक त्रिज्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक ग्रीन कलर का त्रिज्या दिखाई दे रहा है जिसे हम आर से सूचित किए हैं। तो दोनों मिला करके व्यास कहलाएगा। वृत्त का क्या कहलाएगा? व्यास, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। यहाँ पर मेरा फार्मूला बनेगा व्यास यानी कि डी बराबर आर प्लस आर, यानी कि एक व्यास में दो त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या आर और एक त्रिज्या यहाँ पर आर, यानी कि दो त्रिज्या। तो यहाँ पर आर प्लस आर, डी बराबर क्या होता है? आर प्लस आर। अब यहाँ पर डी बराबर भी बोल सकते हैं 2r, क्या बोल सकते हैं? डी बराबर 2r। तो ये वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा, जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली सबसे बड़ी रेखा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध है? तो व्यास बराबर होता है यानी कि डी बराबर होता है 2r, यानी कि डी बराबर होता है 2r। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? त्रिज्या, त्रिज्या व्यास का क्या होता है? तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, जैसा कि r बराबर होता है व्यास बटे में 2, यानी कि d बटे 2 इसका होता है व्यास, यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या व्यास का क्या होता है? तो आधा होता है। इसे 2 से भाग देते हैं, d को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाता है, ठीक ना। तो r बराबर होता है d बटे 2, इसको ऐसे भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर टॉपिक। छठा नंबर में क्या है? छठा नंबर में है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप, वृत्त का चाप क्या होता है? तो परिधि के टुकड़े को वृत्त का चाप कहते हैं। परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर केंद्र है, यहाँ 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 ये टुकड़ा है, परिधि जो है टुकड़ा है। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। इस भाग को हम क्या कहेंगे? ये टुकड़ा है ना, इसको हम चाप कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। तो यह चाप कहलाता है। अगर इसको हम कुल मिलाकर बात कहें तो वृत्त की चारों ओर की लंबाई को वृत्त की चाप कहते हैं, यानी कि वृत्त की चारों ओर की जो लंबाई है ना, इसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। यहाँ पर टुकड़ा है, ये चाप है, यहाँ से यह टुकड़ा है, क्या है? चाप है। यहाँ से यहाँ तक जिसे मान लिया चाप खींचा, ऐसे लेकर कैसे चाप खींचा, तो यह क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये वृत्त का क्या है? चारों तरफ से है ना, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक ले जो दूरी होगा वृत्त का, ये जो वृत्त का क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ये वाला भाग वृत्त का चाप कहलाएगा। यहाँ पर टुकड़ा हम करके दिखाए हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला वृत्त का चाप कहलाता है। तो कुल मिलाकर के बात कहें, वृत्त का चाप तो परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। किसको? वृत्त का चाप कहते हैं। तो वृत्त की चारों ओर की लंबाई को वृत्त की चाप कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ तक ले समझ में आ गया। अब 7वां नंबर में देखते हैं कि जीवा क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर में जीवा, या जिसको हम चाप कर्ण भी कहते हैं। जीवा या चाप कर्ण किसे कहते हैं? तो जीवा यहाँ पर देखेंगे, जीवा किसे कहते हैं? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। यानी कि परिधि है, यहाँ पर देखिए परिधि है, दो बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ पर एक बिंदु Q है। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इसका नाम Q से P की जो दूरी होगा वृत्त का क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो यहाँ पर जीवा बराबर क्या कहेंगे हम? अगर पूछेगा जीवा के बारे में या जीवा किसे कहते हैं, तो हमको समझना होगा परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु P, यहाँ पर बिंदु Q है, एक बिंदु मेरा क्या है? P है। तो इन दोनों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ केंद्र यहाँ है, केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है। जीवा कभी भी केंद्र से होकर के नहीं जाता है ना, तो इसको हम बोलेंगे जीवा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसको हम P माने, इसको हम Q माने। यहाँ पर देखिए P और Q है ना, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो हम दोनों कुछ भी किसी को मान सकते हैं। यहाँ पर हम Q मान लें, तो यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है। तो यहाँ से जो बीच की दूरी होगा दो बिंदु, इसको हम क्या करेंगे? व्यास। लेकिन केंद्र मेरा कहाँ है? केंद्र मेरा यहाँ पर है, केंद्र से होकर के नहीं, परिधि के दो बिंदु, एक परिधि के बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर Q है। तब P और Q क्या है?
व्यास है वृत्त का। तो यहाँ तक ले समझ में आ गया। यहाँ पर P और Q की बीच की दूरी को हम जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे, ठीक ना। केंद्र से होकर के जाएगा तो उसको व्यास बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्र से होकर के नहीं जाता है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रश्न बनता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी कि जो केंद्र से होकर के गुजरेगा तो व्यास कहलाएगा, और जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरेगा तो जीवा कहलाएगा। यहाँ तक ले समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या सभी जीवा व्यास होती है? नहीं, सभी जीवा व्यास नहीं होती है, लेकिन सभी व्यास जीवा होती है। यहाँ तक ले क्लियर। अब 7वां नंबर के बाद हम 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में क्या कहता है? 8वां नंबर में टॉपिक में क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे। 8वां नंबर टॉपिक में देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर वृत्त और जीवा में क्या क्या अंतर है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा बनता है, इसमें व्यास और जीवा में दो दो अंतर लिखे। तो जीवा वृत्त का केंद्र से नहीं होकर के गुजरता है, लेकिन व्यास वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाएं, ये मेरा वृत्त हो गया, यह केंद्र है। तो यहाँ से जो एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है, तो मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नाम रखते हैं, R रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से P से R के जो बीच की दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है O केंद्र है, और यहाँ से मान लीजिए क्या है कोई, मान लीजिए हम यहाँ पर L लिख सकते हैं, L, और यहाँ पर लिख सकते हैं M। तो L यहाँ पर एक बिंदु है, जो यहाँ पर M एक बिंदु है। तो L से होते हुए O से होते हुए M के पास जाता है, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास बोलेंगे, व्यास। ये वृत्त की व्यास जो केंद्र से होकर के गुजर रहा है, देखिए यहाँ पर केंद्र है, इससे होकर के जो गुजरता है उसको हम बोलेंगे व्यास, और जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है उसको हम जीवा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा वृत्त का जीवा क्या कहलाता है और वृत्त का व्यास क्या कहलाता है। तो वही है जीवा। पहला नंबर में देखेंगे एक एक अंतर कर, व्यास और जीवा में दो दो अंतर बताइए। तो दो अंतर बताते हैं। तो पहला अंतर हम यहाँ पर देखेंगे, पहला नंबर में जीवा के बारे में देखेंगे। जीवा वृत्त के केंद्र से नहीं होकर के गुजरता है, लेकिन दूसरा नंबर में व्यास देखेंगे। पहला नंबर में व्यास वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। अब दूसरा नंबर में देखते हैं अंतर, यहाँ पर दूसरा नंबर में जीवा के बारे में। जीवा व्यास से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन व्यास हमेशा जीवा से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर ये व्यास है, छोटा है, यहाँ पर जीवा क्या है, यहाँ पर देखिए जीवा क्या है? छोटा है, और व्यास क्या है? यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि ये केंद्र से होकर के जब गुजरेगा तो इसका दूरी बढ़ जाता है, तो इसलिए यह बड़ा होता है, और जीवा है छोटा होता है। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? जीवा है। तो जीवा हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये भी मेरा क्या है? जीवा है, लेकिन ये केंद्र से होकर के जाता है तो व्यास होता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, व्यास हमेशा जीवा से बड़ा होता है। जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में क्या है? ये व्यास है, ये क्या है? जीवा है। ये जीवा है, ये जीवा है। तो कभी भी जीवा क्या है? छोटा है व्यास से। यहाँ पर देखिए जीवा क्या है? छोटा है। यहाँ पर जीवा क्या है? छोटा है, लेकिन यहाँ पर व्यास हमेशा बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सभी जीवा क्या व्यास होती है? तो नहीं, सभी जीवा हमेशा व्यास नहीं हो सकती है। ये कभी जीवा व्यास होगा? नहीं होगा। ये जीवा व्यास होगा? नहीं होगा, क्योंकि व्यास हमेशा केंद्र से होकर के जाता है, और जीवा हमेशा केंद्र से होकर के नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, एक क्वेश्चन बनता है, सभी जीवा क्या व्यास होती है? तो आंसर बोलेंगे नहीं, सभी जीवा व्यास नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, सभी व्यास क्या जीवा होती है? तो हाँ, सभी व्यास जीवा होती है। इस व्यास को हम जीवा बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी व्यास जीवा होता है, तो हाँ बोलेंगे, यस। अब देखते हैं हम आगे, 8वां नंबर में देखेंगे हम, जो मेरा टॉपिक था, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? अर्धवृत्त किसे कहते हैं, यानी कि वृत्त का आधा भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अर्धवृत्त वृत्त का व्यास
वृत्त का व्यास वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है उसे भाग को अर्धव्यास अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ पर वृत्त के देखिए वृत्त है, इसको व्यास को 2 भागों में बांट रहा है। एक भाग इसको बांट रहा है, एक भाग इसको बांट रहा है, तो 2 भाग। तो यहाँ एक निचला भाग हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आधा भाग, इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब वृत्ताकार क्षेत्र देखेंगे, 9वां नंबर में मेरा है वृत्ताकार क्षेत्र क्या कहलाता है। वृत्ताकार क्षेत्र यानी कि वृत्त के आकार का जो क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बोलना होगा वृत्ताकार क्षेत्र उसे कहते हैं जो वृत्त के चारों ओर का क्षेत्र हो, उसे वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर वृत्त है, ये वृत्त है मेरा, यहाँ का जो सब भाग है यहाँ पर कटम कुटुम किए हैं ना, काला काला यहाँ पर टिप टाप इस तरह से किए हैं, ये मेरा क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। वृत्त का वृत्ताकार क्षेत्र पूरा संपूर्ण क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर वृत्त है, इस वृत्त को हम यहाँ ये सब भाग को क्या कहेंगे, ये सब जो भाग मेरा क्या कहलाएगा, वृत्ताकार क्षेत्र कहलाएगा। परिधि के चारों तरफ से, ये जो चारों तरफ से जो मेरा क्षेत्र है इसको हम वृत्ताकार क्षेत्र कहेंगे। यहाँ तक ले समझ में आ गया हो। 9वां नंबर वृत्ताकार क्षेत्र किसे कहते हैं। अब देखेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे वृत्तखंड क्या क्या होता है। वृत्तखंड 10वां नंबर में देखेंगे। वृत्त 10वां नंबर में है वृत्तखंड क्या होता है। तो जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। देखिए कह रहा है जीवा एवं चाप से, यहाँ पर जीवा है और यहाँ पर चाप है, तो इस भाग को जो घिर गया ना इलाका, जो यहाँ पर लाइन दिखाए हैं, इस भाग को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यहाँ पर जीवा है और यहाँ से चाप खींचे हैं, तो यहाँ पर जो काला काला भाग दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक, ऊपर वाला छोटा लघु वृत्तखंड कहलाएगा और नीचे वाला को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। 2 भागों में बांट देंगे, वृत्तखंड को 2 भागों में बांट देंगे, छोटा वाला का लघु और बड़ा वाला का दीर्घ। देखिए यहाँ पर दिखाए हैं आप लोगों को, छोटा है इस क्षेत्र को दिखाए हैं, इस क्षेत्र को छोटा, तो लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और इस भाग को ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं, तो इस भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पर जीवा है और यहाँ से जो भाग घिरा हुआ है चाप से, इसको चाप बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो यहाँ पर जीवा है, यहाँ पर चाप है, इसको घेर दिए हैं जो भाग को, इसी को तो हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ऊपर वाला भाग जो छोटा लघु वृत्तखंड होगा और नीचे वाला जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब देखते हैं वृत्तखंड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अभी हम दिखाएं 2 भागों में, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, 2 भागों में। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्तखंडों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में, पहला है लघु वृत्तखंड, दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड। अब जानेंगे लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लघु वृत्तखंड क्या होता है, यहाँ पर बोलेंगे लघु वृत्तखंड के बारे में हम जानेंगे। वह वृत्तखंड का क्षेत्र जो अर्धवृत्त से छोटा होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि अर्धवृत्त से छोटा होता है, वृत्त जो भाग है अर्धवृत्त, छोटा भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ वाला जो काला काला दिखा है ना, ये मेरा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अब यहाँ से जो बड़ा भाग है दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो वह वृत्तखंड का क्षेत्र जो अर्धवृत्त से बड़ा होता है, अर्धवृत्त यहाँ पर है, इससे बड़ा होता है, ठीक ना। ये छोटा होता है, लघु छोटा होता है और दीर्घ हमेशा बड़ा होता है। तो वह वृत्तखंड का क्षेत्र जो अर्धवृत्त से बड़ा होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर काला काला भाग दिखाए हैं, ये वाला भाग दिखाए हैं, यहाँ से यहाँ वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट में हम देखेंगे 11 नंबर में त्रिज्यखंड देखेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। 11 नंबर मेरा टॉपिक है त्रिज्यखंड। तो वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं एवं उसके बीच के चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए 2 त्रिज्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 त्रिज्या, कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक ले 1 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ले 2 त्रिज्या, यहाँ से